हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का वन शॉट रिवीजन चल रहा है। उसमें आज हम पार्ट 3 ले रहे हैं और इसमें अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अभी तक हम एपी और जीपी दोनों पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एचपी स्टार्ट करते हैं। एचपी में एपी जो हमने पढ़ा है उसी को यूज में लेके एचपी बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, आपको कुछ टर्म्स अगर मैं कहूँ, कोई भी सीक्वेंस ऐसी दे रखी है, सपोज ये A1 A2 A3 से लेके एन टर्म्स हैं। मैं कह दूं कि अगर ये एचपी है तो इसकी जो रेसिप्रोकल करेंगे टर्म्स का, तो 1/A1 1/A1 से लेके 1/n, तो क्या बनेगी एपी। तो सिंपल है। मतलब अगर आपको ये देखना है कि ये सीक्वेंस एचपी है कि नहीं, तो आप उसकी सारी टर्म्स का रेसिप्रोकल करो। अगर आपको एपी बन रही है तो आप कह दोगे कि ये एचपी है, ठीक है। इसका कोई सम ऑफ एन टर्म्स का जनरली हम कोई फॉर्मूला नहीं होता है। और nth टर्म के भी प्रॉब्लम्स के लिए अगर बनाना चाहें फॉर्मूला बना लें, अदरवाइज इसकी भी कोई नीड नहीं है। एचपी के लिए सिंपल बात है, जो भी क्वेश्चन आएगा एचपी का, nth टर्म का या दो टर्म से दे रखी है, कोई तीन टर्म्स तीसरी टर्म निकालनी हो, तो आपको सिंपल क्या करोगे, आप उसको एपी में कन्वर्ट कर देना। क्यों? एचपी में मान लो किसी ने कहा, सपोज एक एग्जाम्पल ले लें अपन, किसी ने कहा एचपी में 10th टर्म हमें दे रखी है सपोज 5 और 12th टर्म दे रखी है 7 एचपी में। तो हम कहेंगे एपी में क्या हो जाएगा, इसी की जो करस्पॉन्डिंग एपी होगी, मतलब 10th टर्म एपी में क्या बनेगी, रेसिप्रोकल कर देंगे। मैंने कहा T-10 कितना 1/5 और T-12 एपी में जो 12th टर्म होगी वो आपको नजर आएगी 1/7। आपने देखा ना, यहाँ पे ये एचपी में जो भी टर्म्स उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो एपी बनेगी। तो हम क्या करेंगे, एपी में दो टर्म्स हमें दे रखी हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हमने किए हुए हैं। इसमें 10th टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, A+9D इक्वल्स टू 1/5। इसमें लगा देंगे तो A+11D इक्वल्स टू 1/7। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मान लो ये एक ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारा कि हमें 15th टर्म निकालनी है, किसकी, एचपी की। तो हम क्या करेंगे, हम एपी में कन्वर्ट कर दिए, ए और डी आ जाएगा, यहाँ से ए आ गया, डी आ गया, तो आपकी 15th टर्म निकाल लोगे। किस में निकालोगे 15th टर्म, एपी में, ए और डी को यूज में लेके। कैसे, A+14D। ए और डी की जो वैल्यू हमें मिली है, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ए कट जाएगा, डी आ जाएगा। डी किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, ए आ जाएगा। ए और डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, तो 15th टर्म एपी की आ जाएगी। और उसी टर्म का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे, सपोज ये आ गया 1/30 सपोज, तो अगर एपी में 15th पोजीशन पे 1/30 आ रहा है, तो करस्पॉन्डिंग जो एचपी होगी उसमें आपका 15th पोजीशन पे कितना आएगा, 30। ये एग्जाम्पल है, मतलब ऐसा नहीं 1/30 आएगा, बस एग्जाम्पल लिया है कि अगर 1/30 आया तो एचपी में 30 बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक दो रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं ये, देखो। अगर आपसे कहे कोई कि एबीसी एपी में है, सबसे पहले एपी से स्टार्ट करते हैं। अगर एबीसी एपी में है तो A-B/B-C। हम हर बार एक ही चीज लिख रहे हैं, A-B/B-C। ए बी सी एपी में है तो A-B/B-C को A/A लिख देना। जीपी में है तो A/B लिख देना। और एचपी में है तो यही A-B/B-C को A/C लिख देना। कुल मिला के A-B/B-C तो सेम है ही, A-B/B-C तो सेम है ही। इधर में A/A, क्योंकि एपी पहले पढ़ा, फिर जीपी और फिर एचपी, ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट सिंपल है कि अगर अपन इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2b बराबर A+C, जो अपन ने रिजल्ट सीखे हैं, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा B² बराबर AC। अब याद करो, मैंने कहा था ABC अगर एपी में है तो 2b बराबर A+C होता है, ABC अगर जीपी में है तो B² बराबर AC होता है। ऐसे ही ABC अगर एचपी में है तो क्या होगा, वो भी हम रिजल्ट लिख लेते हैं। तो देखो भाई, अगर ABC एचपी में है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1/A 1/B 1/C एपी में होंगे। तीन टर्म्स अगर एपी में है तो मिडिल टर्म का ट्वाइस, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म होता है। तो ये अगर एपी में है तो मिडिल टर्म है 1/B, उसका ट्वाइस हो जाएगा 2/B। ये किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, यानी 1/A प्लस 1/C के। तो ये हमें याद रखना है। क्या याद रखना है, अगर ए बी सी एचपी में है तो
2/b बराबर होता है 1/a प्लस 1/c। ये याद रखना है। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा c प्लस a अपॉन ac। तो यहाँ से b निकाल लो, 2 इधर आ जाएगा 2ac a प्लस सी, रेसिप्रोकल करेंगे तो b आ जाएगा 2ac अपॉन a प्लस सी। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ए बी सी एच पी में है तो b होगा 2ac अपॉन a प्लस सी। हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हार्मोनिक मीन की बात आती है। अभी हमने एपी पढ़ा, एपी में अरिथमेटिक मीन कैसे डिफाइन किया था। अगर ए बी सी एपी में है तो मिडिल टर्म ए और सी का, मतलब बी ए और सी का अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ए बी सी अगर जीपी में है तो वही मिडिल टर्म बी ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। इस बार ए बी सी अगर एच पी में है तो सेम मिडिल टर्म बी ए और सी का क्या कहलाएगा, हार्मोनिक मीन कहलाएगा। सिंपल है, ऐसे याद रखो। और अभी जस्ट पहले ही मैंने निकाला है कि अगर ए बी सी एच पी में है तो बी आएगा 2ac अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि बी आएगा 2ac अपॉन ए प्लस सी। तो याद रखो कि अगर ए और सी का हार्मोनिक मीन निकालना है तो आएगा 2ac अपॉन ए प्लस सी। अब दो से ज़्यादा नंबर्स आ जाएं तो हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए लिख दिया है। तो फॉर्मूला है, अगर मान लो n नंबर आपको दे रखे हैं a1 a2 a3 से लेके an, आपको निकालना है हार्मोनिक मीन। तो आप क्या करना, हार्मोनिक मीन आएगा n अपॉन ये जितने भी नंबर्स हैं उनका रेसिप्रोकल कर देना, 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 से चलता जा रहा है 1/an। सिंपल, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने 1/h करके लिखा हुआ है। ठीक है, आप ऐसे याद रखना। क्लियर है। तो ये हार्मोनिक मीन, दो नंबर का हार्मोनिक मीन ये है। n नंबर्स हैं तो उनका हार्मोनिक मीन ऐसे निकालेंगे। जैसे सपोज 3 नंबर्स आ गए तो 3 नंबर दे दिए आपको, सपोज ए बी सी, आपको निकालना है हार्मोनिक मीन। तो n की जगह आ जाएगा 3 और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ऐसे निकाल दें। ठीक है भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट, अभी एचपी जेई मेंस में तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं पूछे जा रहे हैं इसमें एचपी पे। बाकी मैंने एक क्वेश्चन लिया है जेई एडवांस 2012 का। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये हमें दे रखा है A1 A2 A3 से लेके ये जो भी है किस में है, एचपी में है। A1 मतलब फर्स्ट टर्म एचपी की दे रखी है 5 और 20th टर्म दे रखी है 25। तो कह रहा है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच ए एन क्या है, नेगेटिव। मतलब एन सबसे छोटी वैल्यू एन की बतानी है जिसके लिए ए एन नेगेटिव है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि सबसे पहली कौन सी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, बस। तो ठीक है, एचपी के लिए मैंने क्या बताया, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बस सीधा सा है कि जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनका रेसिप्रोकल करो, क्या बनेगी, एपी। ठीक है भाई। तो देखो, अगर हम बात करें किसकी, एपी की, एपी में फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, रेसिप्रोकल कर देंगे 5 का तो 1/5। और एपी में ही 20th टर्म क्या बनेगी, 1/25। एपी का nth टर्म का फॉर्मूला याद है हमें, अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, a प्लस n-1 यानी 20-1 दैट इज 19d। ये आ जाएगा आपका 1/25। अब देखो a की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 1/5, पुट कर दो यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका 1/5 प्लस 19d इक्वल्स टू 1/25। यहाँ से देखो ए फर्स्ट टर्म है दे रखी है हमें, अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल लो। तो ये आ जाएगा आपका 19d इक्वल्स टू 1/5 उधर ले जाओ तो 1/25 माइनस 1/5, एलसीएम आ जाएगा 25। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5, तो ये आ रहा है आपका -4/25। बट ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 19d की। हमें अगर d चाहिए तो यहाँ से d आपका आ जाएगा -4/19 × 25। जब तक नीड ना हो तब तक आपको इनको मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, कि हो सकता है हमारा क्वेश्चन आगे चल के बहुत इजीली सॉल्व हो जाए इसी फॉर्म में। ठीक है, तो आगे ये तो हमने ए फर्स्ट टर्म है दे रखी है, डी हमने निकाल लिया है। आगे आपसे पूछा है कि ए एन नेगेटिव होना चाहिए। तो ए एन एचपी में रेसिप्रोकल करेंगे तो उसमें भी नेगेटिव होगा भाई। रेसिप्रोकल करने से नेगेटिव पॉजिटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि भाई एपी में चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले नेगेटिव कब आएगी टर्म। तो ई एन नेगेटिव है, nth टर्म फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n-1d नेगेटिव। ए फर्स्ट टर्म है एचपी एपी की, तो ये है 1/5
प्लस एन माइनस वन डी, कॉमन डिफरेंस यहाँ निकाला हुआ है, कितना है -4/19 इंटू 25। ये नेगेटिव चीज है, तो क्या करो, नेगेटिव है उधर ले जाते हैं इसे, तो ये आ जाएगा 1/5 लेस देन, ये है एन माइनस वन इंटू 4/19 इंटू 25। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लो, तो यहां अगर हम देखेंगे तो देखो 5 से ये कटेगा कितनी बार, 5 बार, ठीक है। 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, अब 19 इंटू 5 इधर आ जाएगा, कितना बनेगा 95, तो ये आ जाएगा 95 लेस देन एन माइनस वन इंटू 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 95 डिवाइडेड बाई 4 लेस देन एन माइनस वन, ठीक है। तो ये जो लिखा है ये इसको डिवाइड करेंगे तो आप ये कितना आएगा लगभग 23 24 इंटू 4 होता है 96, तो ये आ जाएगा 23.75 का राउंड है ना, एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है, 23 से थोड़ा सा बड़ा है बस, इतनी सी ये भी मिल जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है भाई। ये आ गया। अब तो देखा जाए तो n माइनस वन ग्रेटर देन 23.75 है, एन कितना आ जाएगा, वन उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 24.75। अब एन नेचुरल नंबर है, टर्म का नंबर है, 24.75 से जस्ट बड़ा नंबर, अगर भाई एन इससे बड़ा है तो इससे बड़े तो 25 26 27 बहुत सारे नंबर होंगे, बट क्वेश्चन में पूछा है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो एन की जो लीस्ट वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 24.75 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर हमें चाहिए, तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है भाई, तो आंसर आएगा इसका 25। क्लियर है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अपन आते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो एजीपी पे आ जाते हैं, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को इन शॉर्ट अपन बोलते हैं एजीपी। क्या होता है एजीपी, नाम में ही पता चल रहा है थोड़ा सा कि एपी और जीपी से मिलके बनती है एजीपी, ठीक है। तो जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि सपोज हमने एक एपी ले ली 1 3 5, ये एपी है, और एक हमने जीपी ले ली 1x x² x³ एंड सो। अब एपी और जीपी की जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो जैसे पहली टर्म एपी की और पहली टर्म जीपी की मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1 तो बोले 1 आ गया। एपी की सेकंड टर्म क्या है 3, और जीपी की सेकंड टर्म क्या है x, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 3x। ऐसे ही 5 को x² से करो 5x², 7 को x³ से करो 7x³। समझ गए सर, एपी दे रखी है जीपी दे रखी है, उनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सीक्वेंस जनरेट होगी वो क्या बनेगी एजीपी। क्लियर है, एजीपी आ गया समझ में, क्या है ये तो समझ में आ गया, यानी कि अगर आपको कोई सीक्वेंस दे रखी है तो आप उसको आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं कि ये एजीपी है कि नहीं। कैसे, उसमें आप देखना दो दो टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा होगा, एक सीक्वेंस आपको एपी दिख जाएगी और एक जीपी दिख जाएगी, तो पहले तो पहचानना आना चाहिए। अब बात है कि सर इसमें nth टर्म का अगर एजीपी की nth टर्म लिखनी हो, जनरली तो क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आएगा कि nth टर्म लिखो, बट अगर nth टर्म लिखनी हो तो कैसे लिखें, और सम ऑफ एन टर्म्स निकालना हो एजीपी का तो कैसे लिखें। तो देखो वैसे इसका इन्होंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, बट हमें नीड नहीं है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है। इतना सफिशियंट है कि सारे क्वेश्चन बन जाएंगे उससे, ठीक है। तो बात क्या है, फिर भी अगर कोई फॉर्मूला याद रखना चाहे तो ये फॉर्मूला है कि अगर आपको ये वाली एजीपी दे रखी है जिसमें ए फर्स्ट टर्म है एपी की, ए प्लस डी सेकेंड टर्म है एपी की, ए प्लस टू डी थर्ड टर्म है, ए प्लस एन माइनस वन डी nth टर्म है एपी की, और देखो 1 a इंटू 1 तो 1 r r² और r की पावर n माइनस वन, ये जीपी चल रही है, तो एक एपी है एक जीपी है आपको दे रखी है मल्टीपल, तो ये क्या बन गई एजीपी, एन टर्म्स है एजीपी की, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म्स ये आएगा, आप चाहें तो याद कर लें, और इनफाइनाइट टर्म्स अगर ये होती इसी की इन्फिनिटी तक चलता रहे तो ऑब्वियस सी बात है कॉमन रेशियो जीपी का 1 से छोटा, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो उस केस में आंसर बन जाएगा ये इनफाइनाइट जीपी का सम, अगर याद रख सकते हैं लेकिन इसी फॉर्मेट में तो ठीक है। मतलब इस केस में कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म जो है जीपी की ध्यान रखना 1 ली हमने, ठीक है। तो देखो अगर मान लो अपन को याद नहीं रखना है तो मैंने कहा तरीका याद रखना है, कैसे कि जैसे मान लो आपको एक एपी दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको एपी में ए, सेकंड टर्म दे रखी है ए प्लस डी,
थर्ड दे रखी है a+2d, ये एपी चल रही है, ठीक है भाई। और जीपी आपको दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है कैपिटल ए प्लस, सॉरी जीपी है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ए आर, ठीक है, ये जीपी है। सेकंड टर्म ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म एंड सो नहीं चलता जा रहा है। तो ए जीपी क्या बनेगी, ए प्लस डी ए आर, ए प्लस 2d ए आर स्क्वायर एंड सो, ये चलता रहेगा, ये जीपी है। तो आपको तो ये दिया जाएगा ना, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कैसे कि ए प्लस डी ऐसे नंबर दिख जाएंगे, एपी है, ए आर, ए ए आर स्क्वायर, आप समझ जाओगे जीपी चल रही है। कॉमन रेशियो जीपी का आर है, कॉमन डिफरेंस एपी का डी है। आपको nth टर्म कैसे लिखोगे, तो सिंपल है क्या कि आप एपी की nth टर्म लिखो, जीपी की nth टर्म लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एपी की nth टर्म क्या बनेगी, ए प्लस एन माइनस वन डी। जीपी की क्या बनेगी, ए आर की पावर एन माइनस वन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको मैंने कहा कि अगर nth टर्म लिखनी पड़ जाए एजीपी की, तो आप आराम से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपसे हो सकता है पूछ ले कि एन टर्म्स का सम बताओ, ठीक है। तो आप क्या करना, एस एन इक्वल्स टू, तो ए प्लस ए प्लस डी ए आर, ए प्लस 2d ए आर स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट में आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी ए आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है भाई, ये आ जाएगा। आप क्या करना, ये तो सम है वो जो हमें निकालना है, ठीक है। दो तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, एक इनफाइनाइट एजीपी और एक एन टर्म्स की एजीपी। अभी मैंने एन टर्म्स का बता रहा हूँ, वैसे ही इनफाइनाइट एजीपी तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो करना कॉन्सेप्ट यही है कि आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो। कॉमन रेशियो जीपी का क्या है यार, आप इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एस एन भी लिखने की नीड नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, है ना। तो आप आर से मल्टीप्लाई करोगे सारी टर्म्स को, तो ए आर से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ए आर, तो उसको आप एक टर्म आगे लिख देना यहाँ पे, ए आर ऐसे। इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब हर टर्म आर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये जब आर से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ए आर स्क्वायर, तो वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा ए प्लस डी ए आर स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ये वाली टर्म एक टर्म आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका ए प्लस एन माइनस वन डी ए आर की पावर एन बन जाएगा ये। और अब आप क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना इसमें से इसको, तो एस एन कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वन माइनस आर, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर बचेगा आपका ए। अब यहाँ देखो आप, ए आर दिख रहा है, इसीलिए हमने एक टर्म आगे शिफ्ट किया, ए आर कॉमन आ जाएगा, ए प्लस डी में से ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी बचेगा, तो यानी कि ये बनेगा आपका डी ए आर। बिल्कुल ऐसे यहाँ ए आर, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए प्लस टू डी में से ए प्लस डी माइनस करो, क्या आ जाएगा, डी ए आर स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे डी ए आर क्यू, यहाँ पे क्या आएगा, डी ए आर की पावर एन माइनस वन, ये जो टर्म है ये एक्स्ट्रा है, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पे जो नजर आएगा, क्या देखो यहाँ से, डी ए आर स्क्वायर, मतलब ये इसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आर से, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जीपी नजर आएगी। अब बात है कि सर कितनी टर्म्स हैं, तो देखो हमने एन टर्म्स ली थी स्टार्टिंग में, जब हमने आर से मल्टीप्लाई किया तो एक टर्म और आगे शिफ्ट हो गई है, फिर सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक एन टर्म्स हैं, एक टर्म ये और आई है जो कि माइनस में जनरेट हो रही है, तो टोटल एन प्लस वन टर्म्स हैं। एन प्लस वन टर्म्स में से ये जो टर्म है ये तो जीपी का पार्ट है ही नहीं है, तो इससे कम कर दो, एन प्लस वन माइनस वन, तो एन टर्म्स बची ये, उनमें ये जो लास्ट वाली टर्म है वो भी जीपी का पार्ट नहीं है, तो एक और कम कर दो तो एन माइनस वन। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो टर्म्स हैं वो कितनी है, एन माइनस वन टर्म्स हैं, किसमें, जीपी में। तो देखो जीपी का एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला है हमारे पास, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। वो आप यहाँ अप्लाई कर देना, तो इनका सम आ जाएगा। ये आपको ऑलरेडी पता है, वो ऑलरेडी पता है, तो ये सब सिंप्लीफाई करके वन माइनस आर से डिवाइड कर देंगे तो सम ऑफ एन टर्म्स आ जाएगा। अब बात है सर इनफाइनाइट एजीपी आ जाए तो उसका सम कैसे निकाला है, तो देखो जब इनफाइनाइट एजीपी आएगी ना, तो nth टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है,
nth टर्म मत लिखना, ये आपका स्किप हो जाएगा। फिर एस 1 - r, यही सब्ट्रैक्ट करोगे, सब सेम रहेगा। तो ये माइनस वाली जो टर्म है ना, nth टर्म लिखेंगे ही नहीं, तो ये आएगा ही नहीं, तो यानी ये गायब हो जाएगा। तो ये गायब हो जाएगा। तो उस केस में क्या रहेगा, ये चलता रहेगा प्लस इन्फिनिटी तक। कब? इन्फिनिटी के केस में। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए, है ना, गलत ना समझ ले बच्चा। तो ये है, अगर मैं कहूँगा अगर इन्फिनिटी होता, एस इन्फिनिटी, तो सब कुछ सेम रहता। मैं सिर्फ इतना कहता कि हम nth टर्म लिखते नहीं, तो ये और ये सब गायब हो जाएगा, तो ये आपको ऐसा मिलता है और ये सब एज इट इज रहता, चलता रहता इन्फिनिटी तक। तो देखो ये इनफाइनाइट जीपी बन जाती है यहीं से। तो इनफाइनाइट जीपी तो और आसान है। इनफाइनाइट जीपी में सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, a/1 - r। तो a मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या बनी है, DAR अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है, r। तो देखो भाई ये आ गया ना, ये सम आ गया, 1 - r से डिवाइड कर दो, इनफाइनाइट सम, इनफाइनाइट टर्म्स का सम आ जाएगा। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को, तो याद रख लो। जो लास्ट में लिखा है उसमें तो फर्स्ट टर्म जीपी के अपन 1 लेके चले, यहाँ तो हमने जनरल लिया है कि ए यानी कुछ भी हो सकता है। तो आप एस इन्फिनिटी का चाहे तो फॉर्मूला भी बन गया है ये, ए अपॉन 1 - r प्लस DAR अपॉन 1 - r का होल स्क्वायर, 1 - r से हमने डिवाइड कर दिया, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है भाई, क्लियर है, ये याद रखना है। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, इस पर ले लेते हैं प्रॉब्लम। तो देखो जेई मेंस 2025 में प्रॉब्लम आया है इस पर। ठीक है, अगर आप गौर से देखें इसमें, सेवन भूल जाओ थोड़ी देर, मान लो क्वेश्चन आता कि फाइंड दी सम ऑफ दिस 5 1/7 5 प्लस अल्फा 1/7 स्क्वायर 5 प्लस 2 अल्फा, इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है। तो आप ये देखो, इसमें आपको देखो क्या दिख रहा है, 5, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है ना, लेकिन मैं रीड कर देता हूँ, ये 5 है, ये है 5 प्लस अल्फा। तो देखो मैं एस इक्वल्स टू मान के चल रहा हूँ, एस इक्वल्स टू क्या है, 5 प्लस अल्फा बाई 7 और 5 + 2 अल्फा अपॉन 7 स्क्वायर और 5 + 3 अल्फा अपॉन 7 का क्यूब, ऐसे चलता जा रहा है इनफाइनाइट टर्म्स तक। देखो भाई, 5 प्लस अल्फा, 5 + 2 अल्फा AP है, कॉमन डिफरेंस क्या है, अल्फा, तो AP है। और 1/7 1/7 स्क्वायर 1/7 क्यूब, ये क्या है, GP है। तो AP GP से मिलके क्या बनी, AGP। तो पहचान तो लिया सर। अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है, तो अभी एक ही तरीका बताया है क्या, कि आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, कॉमन रेशियो। किसका कॉमन रेशियो, जीपी का। कॉमन रेशियो कितना है जीपी का, 1/7 1/7 स्क्वायर है, तो कॉमन रेशियो है 1/7। ठीक है भाई, तो 1/7 से देखो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 1/7 करोगे तो क्या बनेगा, 5/7। इसको 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 5 + अल्फा अपॉन 7 स्क्वायर। इसको करोगे तो 5 + 2 अल्फा अपॉन 7 क्यूब, ये चलता रहेगा। ये वाली टर्म आगे चली जाएगी, हर टर्म आगे शिफ्ट होती जाएंगी। ठीक है, इनकी चिंता मत करना। यहाँ इसके बाद वाली जो टर्म होगी होगी 5 + 4 अल्फा अपॉन 7 की पावर 4। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, एन टर्म्स लिखने, nth टर्म लिखने की नीड नहीं है। आप क्या करो, आप सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या लिखोगे, S - S/7। इधर देखो क्या आ रहा है, 5, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 नीचे सेम है, तो एलसीएम सेम आएगा। 5 + अल्फा में से 5 कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अल्फा। दिस माइनस दिस करोगे तो 7 स्क्वायर सेम है नीचे, 5 + 2 अल्फा में से 5 + अल्फा कम करो तो अल्फा, हर बार सेम आने वाला है। तो अगली बार क्या आ जाएगा, 7, ये क्यूब आ जाएगा, चलता रहेगा। यहीं से हमें समझ में आ गया कि ये तो है इनफाइनाइट जीपी। यहाँ से एस कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 1 - 1/7, ये है आपका 5, ये इनफाइनाइट जीपी है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट जीपी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका सम निकाल लो। क्या होता है इनफाइनाइट जीपी का सम, A/1 - r। तो ए मतलब अल्फा अपॉन 7 अपॉन 1 - 1/7।
ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा एस 1 - 1/7 कितना होगा 6/7। ये आ जाएगा 5 α/7 अपॉन 6/7। तो देखो भाई 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 काट दो इधर। अब अगर हमें सम पूछा होता है तो सम आ जाता है यहाँ से क्या कि इसको आप राइट में भेज दो। किसको 6/7, मतलब ये जो भी आंसर आ रहा है 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा आ जाता है। बट एस तो हमें दे रखा है कितना 7, तो एस की जगह क्या पुट कर दें 7, तो ये आ जाएगा आपका 7 इंटू 6/7 इक्वल टू 5 प्लस α/6। तो देखो भाई 7 से 7 कट गया, ये 6 है ये 5 है, तो 5 उधर गया, 6 - 5 1, तो 1 इक्वल्स टू α/6। तो भाई अल्फा कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर है, ये है, तो आंसर आ जाएगा 6। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इनफाइनाइट जीपी का प्रॉब्लम है, आप चाहें तो इसमें जो मैंने लिखाया है ये फॉर्मूला ये भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पे 1 थी, और एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो थी 5, तो आप अप्लाई कर दो। तो ये 5 इंटू 1 दैट इज 5 अपॉन 1 - 1/7 कॉमन कॉमन रेशियो आता है ना। तो अप्लाई कर दो, ए आर और डी सबकी वैल्यू पुट कर दो, कॉमन डिफरेंस था अल्फा वहाँ पे, तो ये फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दो डायरेक्ट भी आ जाता है, बट याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ए एम जी एम और एच एम इनके बीच में रिलेशन का, ठीक है। देखो भाई अरिथमेटिक मीन पढ़ा है, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ लिया और हार्मोनिक मीन भी पढ़ लिया, अब इनमें आपस में भी रिलेशन होता है, वो हमें याद रखना है, ठीक है। तो जैसे हमने अगर दो नंबर लिए, सपोज हमने नंबर ले लिया स्मॉल ए स्मॉल बी, अगर इनके अरिथमेटिक मीन्स की बात करें तो आएगा a+b/2। अगर इनके ज्योमेट्रिक मीन को हम जी से, अरिथमेटिक मीन को ए से, ज्योमेट्रिक मीन को जी से, और हार्मोनिक मीन को अगर एच से रिप्रेजेंट करें तो अरिथमेटिक मीन लिख दिया, ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा √ab, और हार्मोनिक मीन क्या आएगा 2ab/a+b। क्लियर है। तो अब इनमें रिजल्ट अगर हम देखें तो देखो भाई जी ए एच ये है, तो इन्होंने कहा है कि अगर दो नंबर हैं ए बी, उनके बीच में ए एम जी एम एच एम ए जी एच है, तो जी स्क्वायर बराबर ए एच होगा। आप देख लो यहाँ से हो रहा है क्या, ये जी है और ये ए है, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, ए और एच को, तो ए को और एच को मल्टीप्लाई करोगे दिस इंटू दिस, तो देखो a+b कट जाएगा, 2 कट जाएगा, आपका आ रहा है ए बी, ए इंटू एच, और ए बी √ab का स्क्वायर है, तो मतलब जी का स्क्वायर है, तो देखो ये प्रूफ हो गया कि जी स्क्वायर बराबर ए एच, ठीक है। हमें ये मैंने इसलिए लिखवाया ताकि जस्ट रिवीजन हो जाए, ठीक है, और ये हमें याद रखना है। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ए एम जी एम एच एम चाहे दो नंबर हो चाहे तीन हो या कितने ही पॉजिटिव नंबर्स हो, उनका अरिथमेटिक मीन, ठीक है, ए एम हमेशा जी एम से बड़ा या बराबर होगा, जी एम एच एम के बराबर या उससे बड़ा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है, ठीक है भाई। तो अब दो नंबर की तो बात ये हो गई कि जी स्क्वायर ए एच के बराबर होगा, और ए एम जी एम के बराबर या जी एम एच एम के बराबर, ऐसा और बड़ा इनइक्वलिटी के साथ, ठीक है, ये रिजल्ट है। ये जो मैंने लिखा है ये एन नंबर्स पे भी वैलिड है, यानी कि अगर एन पॉजिटिव नंबर आपको दे रखे हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। अब बात है कि एन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होता है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ए एम आएगा सारे नंबर्स को जोड़ दो एन से डिवाइड कर दो, ज्योमेट्रिक मीन आएगा सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो पावर 1/n, और हार्मोनिक मीन थोड़ी देर पहले लिखा है एन अपॉन सारे नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम, तो ए एम जी एम एच एम ये होगा, ठीक है। अब बात है कि सर ये इनइक्वलिटी और इक्वलिटी में इक्वलिटी कब होल्ड होगी, तो इक्वलिटी होल्ड तब होगी ओनली व्हेन जब सारे नंबर्स जिनका हम ए एम जी एम एच एम ले रहे हैं वो सारे नंबर क्या हो जाएं इक्वल। अभी हम ए एम जी एम एच एम किसका ले रहे हैं, इन नंबर्स का, A1 A2 A3 से लेके ए एम। तो कोई कहे आपसे कि ए एम बराबर जी एम बराबर एच एम कब होगा, इवन ए एम जी एम इक्वल हुआ है कब होगा, ए एम बराबर जी एम, तो भी आप यही कहोगे कि सारे नंबर्स इक्वल होने चाहिए जिनका हम ए एम जी एम ले रहे हैं। अब आप इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर A1 A2 A3 से लेके एन, ये आपके एन नंबर्स हैं, अगर ये सब इक्वल हैं तो इनका ए एम जी एम एच एम भी इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है।
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन्होंने कहा है कि लेट जीरो, मतलब जेड आपको दिए, एक रिजल्ट दे रखा है और तीन रियल नंबर दे रखे हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, आपको दे रखा है कि ये जो नंबर्स हैं वो किस में है, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, और ये आपके किस में है, जीपी में है। एक रिजल्ट दे रखा है और ये पूछा है। ठीक है, एक एक करके जो इन्फॉर्मेशन दिए वहां से कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं वो लिखते हैं। वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वाई, वन अपॉन जेड अगर एपी में है सिंपल, तो मैंने बता रखा है मिडिल टर्म का ट्वाइस बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट। मैंने कहा है ए बी सी अगर एपी में है तो टू बी बराबर ए प्लस सी होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, वन अपॉन एक्स का ट्वाइस दैट इज टू अपॉन वाई, सॉरी वन अपॉन वाई का ट्वाइस, मिडिल टर्म का ट्वाइस हो गया टू अपॉन वाई बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। ये रिजल्ट आया यहाँ से। सेकंड जो लाइन है, एक्स रूट टू वाई और जेड जीपी में है, तो ये भी मैंने बताया हुआ है। ए बी सी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, यानी मिडिल टर्म का स्क्वायर। तो रूट टू वाई का स्क्वायर बनेगा टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू लास्ट दैट इज एक्स जेड। ये हमें दे रखा है और एक रिजल्ट हमें दे रखा है ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर ये। इन तीनों से हम अगर एक्स वाई जेड निकाल लें तो यहाँ पुट कर देंगे, स्क्वायर कर सम आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको। अगर मैं सॉल्व करूं, सिंप्लीफाई करूं, एलसीएम लूं इसका, तो देखो ये क्या बनेगा, टू, मतलब यहीं पे अपन ले लेते हैं इसका एलसीएम। इधर आ जाएगा एक्स जेड, यहां आ जाएगा जेड प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा एक्स जेड को क्या कह रहे हैं हम, इसको काम में लेते हैं। एक्स जेड कितना है, टू वाई स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं टू वाई स्क्वायर लिख देता हूं। तो देखो ये तो है टू अपॉन वाई लेफ्ट में, और यहाँ पे है जेड प्लस एक्स अपॉन एक्स जेड की क्या जगह जगह क्या लिखते हैं, टू वाई स्क्वायर। तो टू वाई स्क्वायर, तो यहाँ से क्या फायदा हुआ, बोले आपका एक वाई कट जाएगा। तो देखो ये वाई कट गया, तो टू वाई इंटू टू कितना आ जाएगा, फोर वाई। तो फोर वाई इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स। यहाँ से तो बहुत फायदा हो गया। क्या हमें चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो भाई जो एक्स प्लस जेड है उसकी जगह तो मैं फोर वाई लिख दूंगा। तो एक्स प्लस जेड की जगह क्या लिख दूंगा, फोर वाई, और ये वाई एक्स्ट्रा दे ही रखा है तो इसका स्क्वायर इंटू थ्री, यानी आपका क्वेश्चन क्या है, थ्री फाइव वाई का स्क्वायर दैट इज ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर, यानी सेवेंटी फाइव वाई स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, मतलब आपको इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखा जाए तो अगर हमें वाई मिल जाए तो पूरा काम हो जाएगा, यानी आप एक ही अननोन पे फोकस करो, वाई पे। ठीक है, अभी हम इन दोनों इन्फॉर्मेशन को काम में ले चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। एक इन्फॉर्मेशन जो काम में नहीं ली, ये वाली, तो इसको अपन यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करें, अपन को x प्लस जेड दे रखा है फोर वाई, हमें y पे फोकस करना है, तो x और z को कंप्लीट y में कन्वर्ट कर दो। ठीक है भाई, तो यहां से देखो अपन एक काम करते हैं, x और z को भगाना है। तो यहां से अगर अपन देखें y कॉमन आ रहा है और बचेगा x प्लस जेड, और ये एक्स जेड है, ये है थ्री बाई रूट टू एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड को भी क्या लिख लो, वाई इंटू एक्स जेड। ठीक है, आप सब कुछ y में कन्वर्ट कर देते हैं, पूरा डेटा है हमारे पास। तो भाई y, एक्स प्लस जेड को क्या ले सकते हैं, फोर वाई, इधर प्लस एक्स जेड को देखो यहां से क्या ले सकते हैं, टू वाई स्क्वायर, और यह आ जाएगा थ्री बाई रूट टू इंटू वाई एक्स जेड। अगेन एक्स जेड अभी लिखा था हमने कितना, टू वाई स्क्वायर। एक्स जेड की जगह यहां से क्या ले सकते हैं, टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सब कुछ वाई में आ गया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो भाई, ये फोर वाई स्क्वायर है, टू वाई स्क्वायर है, तो ये बन गया सिक्स वाई स्क्वायर। और इधर आ रहा है आपका थ्री इंटू, मतलब ये आ रहा है सिक्स वाई क्यूब। ये कितना आ रहा है, सिक्स वाई क्यूब अपॉन रूट टू। तो देखो सिक्स से तो सिक्स कट गया, वाई स्क्वायर से कटेगा तो वाई बचेगा, तो वाई आ गया रूट टू। तो हो गया खेल, वाई तो चाहिए था अपन को, तो वाई बराबर रूट टू यहाँ पुट कर, तो यही तो था हमारा क्वेश्चन। इसमें 75 इंटू वाई की जगह रूट टू पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर क्या बनेगा, टू। तो 75 इंटू टू, आंसर आ जाएगा 150। ठीक है भाई, क्लियर।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है, इस क्वेश्चन में रीड करो। एक्स और वाई दो नंबर हैं जो कि क्या दे रखे हैं, पॉजिटिव। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 2 की पावर 15 दे रखा है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, तो लीस्ट वैल्यू पूछिए इसकी। जब भी आपसे कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स वाई जेड में, ए बी सी में, आपसे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज वगैरह, देखो सम की मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो ए एम जी एम लगा दो। और प्रोडक्ट दे रखा है तो ठीक है, और प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, सम दे रखा है तो आप ए एम जी एम लगा दो। ठीक है, ए एम जी एम इनइक्वलिटी। तो ठीक है, यहाँ देखते हैं। आपसे क्या लीस्ट वैल्यू पूछी है इसकी, तो आप क्या लगाना, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। अब बताएं सर किस पे लगाएं। तो देखो भाई, एक्स क्यू मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर मतलब वाई इंटू वाई, यानी 5 नंबर्स हैं। कौन कौन, एक्स 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 और 2 हैं वाई, ये 5 नंबर है। अरिथमेटिक मीन क्या होगा, सबका सम अपॉन 5, ये है ए एम। इन्हीं का जीएम क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन, बोले सारे नंबर्स का प्रोडक्ट। तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, और सब इसकी होल पावर क्या बनेगी, 1/5, यह है जीएम। अच्छा, ये 3x+2y तो है, तो यही तो हमें चाहिए, 3x+2y की मिनिमम वैल्यू। तो 3x+2y अपॉन आ जाएगा 5, ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर ये क्या बना, एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। तो एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर तो दे रखा है हमें कितना, 2 की पावर 15। तो इसकी होल पावर क्या बन जाएगी, 1/5। तो 5 से 15 3 टाइम्स कटेगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। तो क्लियर है, तो 5 उधर ले जाओ, तो ये आपका बन जाएगा 3x+2y अपॉन 5, 5 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40। तो 3x+2y की वैल्यूज 40 या 40 से बड़ी होंगी, तो 3x+2y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो 40 इज दी आंसर। सिंपल प्रॉब्लम था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। डी। इसके बाद नेक्स्ट, ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें भी आपको सम दे रखा है, पिछली बार तो क्या प्रोडक्ट दे रखा था, और सम की मिनिमम, प्रोडक्ट दे रखा था, सम की मिनिमम वैल्यू पूछी थी। इस बार इन्होंने सम दे रखा है, प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू पूछी है। दोनों ही केस में एएमजीएम लगाना है, ठीक है भाई। लेकिन ये डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है कि सर अपन इसी में अगर एएमजीएम लगा दें, ए एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी एम, अगर इन्हीं 4 नंबर्स पर लगा दें तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम, इन्हीं का प्रोडक्ट की पावर 1/4। तो आपको देखो, एस की जगह तो हम 11 लिख देंगे, बट आपको ए बी सी डी की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, जबकि हमें क्या चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब ए बी सी डी को मुझे इस फॉर्म में ब्रेक करना चाहिए। कैसे, ए की पावर 5 कब मिलेगा, जब ए 5 बार मल्टीप्लाई हो, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ऐसे बी 3 बार मल्टीप्लाई हो, सी 2 बार और डी 1 बार। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा, तो आप क्या करना कि ये जो डेटा दे रखा है सम, इसको ए को 5 बार ब्रेक कर दो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए को 5 बार ब्रेक कर दें, तो मतलब ए अपॉन 5, ए अपॉन ए के 5 इक्वल टुकड़े कर दिए, ऐसे। ठीक है, तो 3 2 5, 5 बार ब्रेक कर दिया। और बी को कितनी बार, बी को कर दो 3 बार, तो ये आ जाएगा b/3 प्लस b/3 प्लस b/3। और सी को ब्रेक करो 2 बार, तो c/2 प्लस c/2, और डी को 1 बार। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी डी, ये जो ए बी सी डी का सम है, उसी को मैंने ऐसे लिख दिया है। सब सेम, देखो a/5 इंटू 5 करोगे तो यही आएगा। अच्छा, तो ए एम मतलब इन सब का सम आ गया, अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, बोले 5 ये हैं, 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11 अपॉन 11, ये ए एम है। जी एम क्या बनेगा, इन सब का प्रोडक्ट। तो देखो a/5 इंटू a/5 इंटू a/5 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 5 बार, तो आएगा a/5 ऐसे b/3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो b/3 और c/2 की होल पावर 2, और इसकी होल पावर कितनी आएगी, यहाँ डी भी आएगा, होल पावर 1/11, क्योंकि 11 टर्म्स है। अच्छा, ये जो सम दे रखा है, ये तो हमें दे रखा है कितना, 11, ये बन जाएगा 11/11। और इधर कितना आ जाएगा, ए, इसको ऐसे लिख लो, a की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5,
बी की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, सी की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 और डी ये आ जाएगा। ठीक है भाई, और इसकी होल पावर कितनी है 1/11। बताओ क्लियर। अब देखो 11 से 11 कट गया 1 आया। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, जब भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए प्रोडक्ट की, तो ये जो पावर 11 है 1/11 उसको हटाएंगे अपन, तो दोनों तरफ पावर 11 कर दो, तो इधर 1 की पावर 11 होगी 1 ही आ जाएगा, और इधर की पावर 11 करेंगे तो 1/11 इंटू 11 11 गायब हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे मिलेगा आपको ए की पावर 5, बी की पावर 3, सी की पावर 2, डी, और अपॉन में कितना आ जाएगा 5 की पावर 5, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2। इनको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा अभी, क्योंकि मुझे पता है जैसे मैंने लास्ट में समझाया कैंसिलेशन हो जाएगा हमारे, वैसे ही आसान हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है भाई, अब ये उधर चला जाएगा तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये उधर जाएगा, तो 5 की पावर 5, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए की पावर 5, बी की पावर 3, सी की पावर 2, डी। तो देखा जाए तो ये इसके बराबर या उससे छोटा है, तो मतलब इसकी, मतलब ए की पावर 5, बी की पावर 3, सी की पावर 2, डी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो कितनी है 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2। अच्छा यही हमें दे रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है 3750 बीटा। तो ये जो है इसको हम इक्वल कर देंगे किसके 37। तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसको लिख देता हूं कितना 3750, 3750 बीटा। तो भाई इसको अब कैंसिल करते हैं, तो कैसे करें, एक काम करते हैं 5 की पावर, या 5 था ये है ना, 5 की पावर 5 है, तो 5 की पावर 5 है, तो एक काम करते हैं इसको 5 की पावर 2 से काटते हैं पहले, तो 5 की पावर यहाँ बचेगा 3, 5 की पावर 2 मतलब 25, 25 से काटना आसान है, 25 इंटू 1, 25, 12 बचे, 12 और 5 मतलब 125, तो 25 इंटू 5, तो ये आ रहा है 150 बीटा। ठीक है, अब 150 है तो एक काम करो 5 से और काट लो, तो 5 इंटू 25 और ये आ जाएगा 25 इंटू 6, तो यानी अब आपका बचा है यहाँ पे 5 और 3 की पावर 3 मतलब 27 और ये 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बीटा। तो देखो भाई 2 इंटू 3 और 9 इंटू 3, और 2 से कितनी बार 2 टाइम्स, और 5 इंटू 9 इंटू 2, तो 10 इंटू 9 90 आ गया, यानी आपका क्या आ गया ये 90 आ गया। बीटा किसके बराबर है 90 के। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तो कैलकुलेशन है, मेन जो था कॉन्सेप्ट वो ये था कि हम ऐसा लिख पाए। ठीक है, तो आंसर विल बी 90। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये कुछ रिजल्ट्स हैं समेशन के, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो सिग्मा आर बराबर 1 से एन ए आर प्लस माइनस बी आर, अगर आपको ऐसा दे रखा है तो समेशन में आप इनको अलग अलग कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी आ जाए, सिग्मा ए आर अलग कर लो, बी आर अलग कर लो। आर बराबर 1 से एन दे रखा है, पहले तो इसका मतलब समझ लो कि जैसे अगर लिखा है सिग्मा ए आर, आर बराबर 1 से एन, इसका मतलब है आर की वैल्यू पुट करते जाओ, आर बराबर 1 रखोगे तो ए वन, 2 रखोगे तो ए टू, 3 रखोगे तो ए थ्री, और जोड़ते जाना, सिग्मा मतलब समेशन, तो ए एन ये है इसका मतलब। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा भी है आर बराबर 1 से, इसको लिखेंगे अपन के बराबर 1, के बराबर 1 से एन है, तो के में अगर हम के की वैल्यू, सॉरी आर ही था है ना, आर बराबर 1 से अगर एन है तो आर बराबर 1 पे के तो कांस्टेंट है तो के ही रहेगा, फिर के ऐसे एन टाइम्स, तो मतलब आंसर आएगा एन के। जैसे ये है, ये रिजल्ट है 3 इंपॉर्टेंट है। सिग्मा आर, आर इक्वल टू 1 से एन पुट करना है, आर बराबर 1 रखोगे तो 1, 2 पे 2, 3 पे 3, एन पे एन, सबको ऐड कर दिया, फिर रिजल्ट है इसका सम होता है एन एन प्लस 1/2।
सिग्मा आर स्क्वायर में आर की वैल्यू 1 से n पुट करते जाओ, आपको मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर का सम। ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये याद रखना है। और ऐसे ही सिग्मा आर क्यूब में आर 1 से n पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेकर n क्यूब, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, जो कि होता है इतना। इसको आप एस फॉर्म में याद रखो, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो ये रिजल्ट, तीनों रिजल्ट तो ये हैं। और अगर आपको जैसे इन्होंने सिग्मा के कहा है, तो ठीक है, तो अगर सिग्मा 1 कोई कह दे r बराबर 1 से n, तो r बराबर 1 पे भी ये नंबर तो 1 ही रहेगा, प्लस r बराबर 2 पे भी 1 रहेगा, 3 पे भी 1 और n पे भी 1। तो 1 1 1 n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, n। तो सिग्मा 1 n होता है, ये भी याद रखना। अब ये तो रिजल्ट हो गए। इसमें अगर सिग्मा में आपको ए आर मतलब आर का फंक्शन है, बी आर मतलब आर का फंक्शन है, तो आप क्या करना है, अलग अलग कर सकते हैं इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में नहीं कर सकते, डिवीजन में नहीं कर सकते, ध्यान रखना। यानी कि आप ऐसे मत लिख देना कि यहाँ आर का फंक्शन लिखा है, यहाँ आर का फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, और आप इसे कर दें इक्वल्स टू में ए आर इंटू सिग्मा बी आर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है भाई, ये तो ये है, सेपरेट कर सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में। के ए आर, के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। देखो जो आर पे लिमिट, वेरिएबल पे जिस पे लिमिट लगी है वो वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट। तो आर पे लिमिट लगी है 1 से n, तो आर वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट। तो के कांस्टेंट है, सिग्मा से बाहर आ गया। हम चाहें तो यहाँ पे भी ये जो लिखा है ना, इसमें भी के कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं। तो के टाइम्स सिग्मा 1 बनता, आर बराबर 1 से n, और आर बराबर 1 से n में सिग्मा 1 देखो n है, तो आंसर क्या आएगा, के इंटू एन, के एन आता है, देखो यही आ रहा है यहाँ पे एन के। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स मैंने समझा दिए हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपको करना क्या रहेगा कि जैसे किसी ने पूछा फाइंड दी सम, सम निकालो, क्या सम निकालो, बोले यार 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे, और 3 इंटू 4 इंटू 5, ये चलता जा रहा है। अब कोई एन टर्म्स तक कह सकता है, कोई कह सकता है कि मान लो 20 टर्म्स तक, तो अप टू 20 टर्म्स सपोज ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करना है, जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप जनरल टर्म लिख देना उसकी, nth टर्म सबसे पहले। nth टर्म देखो, पहली टर्म में आप इनमें ना ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपन को पैटर्न। पहली टर्म में यहाँ 1 आ रहा है, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4 आएगा, 10th में 10 आएगा, तो nth में क्या आएगा, n। बाकी यहाँ पे हर टर्म में हमें एक चीज दिख रही है, क्या, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 2 से एक ज्यादा 3, 3 से एक ज्यादा 4, यानी कंटिन्यूस नंबर चल रहे हैं। तो nth में n आ गया तो आगे वाले हम डायरेक्ट बता सकते हैं। तो आप जनरल टर्म लिख लेना। जनरल टर्म लिख लोगे तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, मल्टीप्लाई कर दोगे तो n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये nth टर्म है। तो यहाँ पे जो सम ऑफ n टर्म्स आएगा वो कितना आ जाएगा, सिग्मा tn, ये ध्यान रखना है। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म से लेकर nth टर्म का सम। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जनरल टर्म निकाल लेते हैं और सिग्मा लगा देंगे तो सम ऑफ n टर्म्स बनेगा। इसका मतलब, और n कहाँ से कहाँ तक, 1 से n। अगर n टर्म्स का सम चाहिए तो हमें तो कितना चाहिए, 20 टर्म्स का सम, तो हम कहेंगे S20, n बराबर 1 से 20 ऐसा। ठीक है भाई, तो जब भी सम ऑफ n टर्म्स चाहिए तो सिग्मा tn लिखना है, nth टर्म लिख दो यहाँ पे, सिग्मा लगा दो। तो जैसे ये है सिग्मा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। बहुत सारी ऐसी सीरीज होंगी जो कि एपी में, जीपी में नहीं होंगी, एजीपी भी नहीं होगी, तो इस तरह की सीरीज आ जाए और कुछ और भी ऐसे पैटर्न आ जाए, तो आप जिनकी nth टर्म लिख सकते हैं या क्वेश्चन में गिवन है, तो आप उसमें सिग्मा लगा के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कई बार तो हमें ये होता है कि जो nth टर्म दे रखी है, हमें नहीं आ रहा समझ में कि कौन सी सीक्वेंस है, तो आप जो भी n की वैल्यू है वो पुट करना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिक जो टर्म्स मिलेंगी फिर देखोगे सम करके, यार ये तो जीपी बन रही होगी, हो सकता है एपी बन रही हो सकता है एजीपी बन रही हो, वैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अब जो हमने रिजल्ट सीखे हैं वो अप्लाई कर दो। सिग्मा एन क्यूब अलग हो जाएगा, प्लस 3n स्क्वायर है तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सिग्मा एन स्क्वायर अभी बताया था ना मैंने,
पहली बात तो ये कि अगर हमें जो टर्म्स दे रखी हैं एडिशन में सब्ट्रैक्शन में तो हम सेपरेट कर सकते हैं। तो सिग्मा एन क्यूब सिग्मा 3n² सिग्मा 2n हम अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, वैसे लिखता हूँ। सिग्मा का जो रूल हमने सीखा था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको अलग अलग कर दिया। तो ये बन जाएगा आपका सिग्मा एन क्यूब, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा सिग्मा n², और इसमें से 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा सिग्मा से, तो ये आ जाएगा सिग्मा एन। ठीक है, तो इसमें n बराबर अब लगा देना 1 से 20, n बराबर 1 से 20 तीनों में। ठीक है, तो देखो सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये रहा सिग्मा एन क्यू सिग्मा आर क्यू एन, एक ही बात है, n+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आप अप्लाई कर दो, n की जगह क्या लिख देंगे 20। मैंने कहा जब आपको समझ में नहीं आए कि क्या है तो आप n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो उसमें। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर 20 क्यूब, समझ में आ गया कि वही फॉर्मूला है जो लास्ट वाला लिखा है अभी अपन ने। तो इसका आंसर क्या आता है, n+1/2 का होल स्क्वायर, n की जगह 20 लिख देना। तो 20 + 1 21 आ जाएगा अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा n², ये बनेगा 1² प्लस 2² प्लस 3² से लेकर 20 का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1/6। ये अप्लाई कर दो, n की जगह क्या लिख देंगे 20, तो n+1 और 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया प्लस, और सिग्मा n पता है n+1/2, सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो n मतलब 20 21/2, सिंप्लीफाई कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक दो क्वेश्चंस बता दिए एक्स्ट्रा में, है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी जेई में जब भी पूछे